Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So we were on chapter number 3 of history and empire across 3 continents. ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में रोमन सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन. हमने ये देखा है कि इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते और रोमन एम्पायर के पढ़ते इन बिटवीन मेनी टाइम्स वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी ईरानियन सिविलाइजेशन, बिकॉज वो दो इम्पोर्टेंट हम बोलेंगे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी. एंड समवेयर बहुत बार हमने कभी कंपैरिजन किया है, कभी हमने बोला है कैसे एक दूसरे पे समवेयर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे एंड व्हाट वर द मेजर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस. But in detail, we have talked about the Roman civilization. We did talk about its economy. We did talk about its two important phases. हमने देखा था जो initial early empire की बात करेंगे तो वो एक पीरियड था जिसमें ज्यादा कोई ट्रबल नहीं था, whereas जो लेट एंटिक्विटी या लेट वाला पीरियड वाला टाइम है वहां पे हम देखेंगे इतना स्टेबल नहीं है, बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत सारी जगह से अटैक होगा और फाइनली हम देखेंगे रोमन सिविलाइजेशन का क्या होगा, डिक्लाइन होगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज लेट एंटिक्विटी. नाउ एज आई सेड कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे हम देखेंगे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा फाइनल सेंचुरीज में. और यहाँ पे फाइनल सेंचुरीज मतलब बेसिकली जब इसका रोमन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने वाला है, तो हम ब्रीफली बोल सकते हैं अराउंड 4 to 7 सेंचुरी के टाइम पीरियड की बात है. इसमें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है. इस टाइम पीरियड को हम लेट एंटिक्विटी बोलते हैं एंड मतलब लेटर पीरियड जो है किसका, रोमन सिविलाइजेशन. Along with this, we will also understand few more important things regarding this time period. हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे changes आएंगे. Fascinating period है. Lot of dynamic changes will be witnessed. मतलब decline से पहले भी जो emperors है ना, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि कुछ ऐसे चेंजेस लेके आए कि जो रोमन सिविलाइजेशन है कंटिन्यू करे, रोमन एम्पायर जो बहुत टाइम पीरियड तक चलता रहे. ठीक है, तो लेट एंटिक्विटी यानी कि लेट हम बोलेंगे जो पास्ट वाला पीरियड है उसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं. बेसिकली 4th से 7th सेंचुरी तक का ये टाइम पीरियड है. 4th सेंचुरी हम इटसेल्फ बोल सकते हैं एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी यहाँ पे. ठीक है, और ऐसा एक टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कल्चरली बहुत ज्यादा चेंज आएगा, इकोनॉमिकली भी बहुत चेंज आएगा. कल्चरल लेवल में हम अगर देखें तो बहुत सारे रिलीजियस डेवलपमेंट होंगे यहाँ पे. लॉट ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट विल बी विटनेस ड्यूरिंग दिस टाइम. स्पेसिफिकली अगर हम देखें जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन है, उन्होंने इस टाइम पीरियड में डिसाइड किया कि अब से क्रिश्चियनिटी हमारी ऑफिशियल रिलीजन होगी. So this was the first emperor who brought an official religion, that is Christianity in Roman civilization. तो ये फर्स्ट एक बहुत बड़ा चेंज आया था. इसी के साथ साथ हम देखेंगे 7th सेंचुरी के अराउंड इस्लाम का भी राइज होगा. राइज ऑफ इस्लाम जो कि धीरे धीरे हम देखेंगे टुवर्ड्स द लेटर पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड होंगे एंड समवेयर जब हम रोमन का डिक्लाइन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसमें कैसे इनका इंपॉर्टेंट रोल है एंड हाउ आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन. ठीक है, so here we see religious terms में Christianity official religion बनी है by the Emperor Constantine and rise of Islam हुआ around the 7th century. ठीक है, बट इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ रिलीजन में ही चेंजेस आए हैं, बहुत सारे और चेंजेस हैं जो इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इन्होंने चेंज करने की कोशिश की थी. हम इनिशियल टाइम पीरियड से अब स्टार्ट करते हैं कि अराउंड मतलब बिफोर द डिक्लाइन जो मेन एम्परर्स थे यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की थी इन द होल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो जो स्टार्ट विद जो एम्परर डायक्लोशियन है, इन्होंने his time period is again considered one important because he brought lot of changes in the kind of administration और जो empire जिस हिसाब से चल रहा था उस वाली चीज. ठीक है, over expansion had led Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategic or economic value. He fortified the frontiers
He reorganized the provincial boundaries and separated civilians from the military function. He granted great autonomy to the military commanders, and these people became more powerful. ठीक है? So देखते हैं क्या-क्या एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंजेस लाए थे. सबसे पहली चीज तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्योंकि इन्होंने देखा एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है. जब बहुत एरिया पे आप एक्सपैंड हुए तो उसको कंट्रोल करना क्या बहुत मुश्किल है. सो इन्होंने पहले देखा कि जो एरिया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल मतलब पॉइंट के हिसाब से अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको क्या करना शुरू किया, अबंडन करना शुरू कर दिया, उनको खाली करना, छोड़ना शुरू कर दिया कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बाद जो फ्रंटियर्स है, पूरा जो मेन एरियाज है, वहां पे उनको फोर्टिफाई कर दिया, किले जैसे बना दिए चारों तरफ. प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया कि कौन सी एरियाज जो है उस पर हमें कंट्रोल करना है. सिविलियन पॉपुलेशन को अलग रखा, मिलिट्री फंक्शंस वाली जगह को अलग रखा. ठीक है, यानी जो जितने भी इन्होंने डिविजन्स बनाए वो बहुत सोच समझ के टैक्टफुली और उस हिसाब से बनाए. सिविलियन पॉपुलेशन यहाँ पे जनरली रहेगी, मिलिट्री फंक्शन वाले एरिया अलग होंगे, जिसके कारण हम देखेंगे कि जो ऑटोनॉमी है किसके अंडर, मिलिट्री कमांडर्स, उनको इन्होंने बहुत ज्यादा पावर्स दिए, बिकॉज ही वांटेड देम टू बिकम मोर पावरफुल एंड बीइंग मोर लॉयल, ताकि जो भी सिचुएशन आए उसमें वो बहुत इजीली कंट्रोल कर पाए विद द हेल्प ऑफ दीज मिलिट्री ग्रुप्स. सो ही ग्रांटेड ग्रेट ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स, जिनको हम ड्यूज बोलते हैं, और धीरे धीरे ये इसीलिए बहुत पावरफुल ग्रुप बन गए. ये तो हो गया डायक्लोशियन का. कॉन्स्टेंटाइन जो है उन्होंने कंसोलिडेट किए थे some of these changes and added few more. तो इन्होंने कुछ ये चेंजेस रहने दिए, इसके अलावा कुछ नए इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे चेंजेस. चीफ जो इनकी चेंजेस थे, जो मेन इनोवेशंस थे इनके, वो मॉनेटरी टर्म्स में थे. इन्होंने एक नया डिनोमिनेशन निकाला था, सॉलिडिस नाम का, जो कॉइन था 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड. ठीक है, यानी एक कॉइन निकाला सॉलिडिस, जिसके हम डिनोमिनेशन मतलब बेसिकली जो अलग अलग हम जैसे जो करेंसी होती है अलग अलग डिनोमिनेशन में होती है, तो ये कॉइन था 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड. That would in fact outlast the Roman Empire itself. इतने बहुत टाइम पीरियड तक ये चलता रहेगा, हम देखेंगे. इवन आफ्टर रोमन एम्पायर ये कुछ टाइप से ये जो गोल्ड कॉइन्स का यूसेज है वो कंटिन्यू होगा. अब हम ये देखें जो सॉलिडाई है, मतलब बहुत सारे ये जो कॉइन्स है प्लूरल में यूज करें, इनको लार्ज स्केल में मिंट किया जाता था, यानी बनाया जाता था, और इनका सर्कुलेशन मिलियंस में किया जाता था. सो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं बहुत प्रॉस्परस थे, गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड. एक और एरिया जो इनोवेशन इन्होंने किया था कॉन्स्टेंटिनोपल ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, वो क्या किया था, इन्होंने एक सेकंड कैपिटल बनाया कॉन्स्टेंटिनोपल. Okay, so the other innovation was the creation of second capital, Constantinople, at the site of modern Istanbul in Turkey. And previously it was called as the Byzantium, surrounded by 3 sides by the sea. So हम क्या देखेंगे कि actually made 2 capital. ठीक है? So the new one was Constantinople. Here we see that this new capital was the second capital, Constantinople, and this was again, we know, basically this was the innovation done by Constantine. ये जो न्यू कैपिटल है इसमें एक नए सेनेट की जरूरत थी. सो 4th सेंचुरी एक ऐसा पीरियड है जहां पे गवर्निंग क्लास का भी एक्सपेंशन हुआ. हमें पता है दैट दो रोमन सिविलाइजेशन में रोम वाज द कैपिटल, नाउ दिस न्यू कैपिटल वाज कॉन्स्टेंटिनोपल. तो ये जो कैपिटल है इसमें नए सेनेट की जरूरत है. नए सेनेट आएंगे, नए गवर्निंग क्लास आएंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, गवर्निंग क्लास का नंबर बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा. इसके अलावा हम देखेंगे कि few other things that needed to be taken control of were
मॉनेटरी स्टेबिलिटी और एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन जो है, इसके कारण हम देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है हमारे पास जहां पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की गई है रूरल एरियाज में, जिसमें इंडस्ट्रियल इंस्टॉलमेंट्स मतलब इंडस्ट्रियल को फोकस किया जा रहा है, उनको इम्प्रोवाइज किया जा रहा है, उनको एनकरेज किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलमेंट्स हो रही है, ऑयल प्रेसेस की, ग्लास फैक्ट्रीज की, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्क्रू प्रेसेस बन रहे हैं, मल्टीपल वाटर मिल्स बन रही है, और साथ साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है ईस्टर्न कंट्रीज के साथ वो भी क्या हो रहा है, इम्प्रोवाइज हो रहा है। सो अभी जब जितना हम बात कर रहे हैं क्लास, यू विल थिंक कि ये तो एक ऐसा टाइम पीरियड है जब जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है और पॉजिटिव हो भी रहा है। सो हाउ विल इट लेटर लीड टू द डिक्लाइन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जितनी भी ये डेवलपमेंट हुई है, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं, these we should know that all of these were carried and could be carried only because strong urban organization था, अर्बनाइजेशन था, अर्बन मैनेजमेंट अच्छा था, अर्बन प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, इसीलिए ये सारे चेंजेस जो है, ये सारे डेवलपमेंट जो है ये हो रहे हैं। और इसी के कारण आर्किटेक्चर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, नए फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर होंगे। स्पेशली अगर हम देखेंगे इनके आर्किटेक्चर में जो सेंस ऑफ लग्जरी है, लग्जूरियस थिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होंगी पहले से भी ज्यादा। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ पेपराई के एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें हमें ये लिखा हुआ है कि जो एफ्लुएंट सोसाइटी थी, जो रिच सोसाइटी थी, हाई क्लास इनकी जो सोसाइटी थी, जहां पे मनी वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड, इनके पास रूरल एस्टेट थे, बड़े बड़े लैंड एरियाज थे, फार्म्स थे, जिनसे इनकी इनकम बहुत ज्यादा होती थी, और वो भी कहाँ होती थी, गोल्ड के फॉर्म में होती थी, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। किसकी बात करें हम, वेल्थियर क्लास, जो रूलिंग एलीट थी, वेल्थियर और प्रॉस्पेरस हो रही थी। हंड्रेड्स ऑफ पेपराई हैं अपने पास जो इजिप्ट के आए हैं, जो अभी तक हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल है एफ्लुएंट सोसाइटी की, कि रूरल एस्टेट जो है उनमें बहुत इनकम जनरेट होती थी, और बहुत इनकम उनकी होती थी थ्रू देयर फार्म्स, और होती थी किस फॉर्म में, गोल्ड में। फॉर एग्जाम्पल, Egypt contributed taxes of over 2.5 million solidi a year. Just imagine. Solidi खुद से ही पहले तो 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड है ना, 1 कॉइन 4.5 ग्राम ऑफ प्योर, ये 2.5 मिलियन solidi a year के जितना टैक्स देते थे, तो इतना तो टैक्स था, इनकम सोचो कितना होता होगा। और ये हुआ था बेसिकली इन द रेन ऑफ द एम्परर नोन एज जस्टिनियन। ठीक है, जस्टिनियन थे, उनके रूल के टाइम पे 6th सेंचुरी के अराउंड इतना टैक्स आया था इजिप्ट से। लार्ज पार्ट्स ऑफ जो नियर ईस्टर्न हमारे कंट्री साइड वाले एरिया थे वो ज्यादा डेवलप थे, वहां पे ज्यादा लोग रहते थे 5th और 6th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, इवन टिल 20th सेंचुरी। तो ये जो पूरा सोशल बैकग्राउंड है हम देखेंगे, इसी के बेसिस पे कल्चरल हम बोलेंगे कल्चरल डेवलपमेंट भी था। इन द सेंस हमें पता है जहाँ पे अमीर होंगे, जहाँ पे तो रिचर सेक्शन होंगे जिनकी इनकम अच्छी है, उसके बेसिस पे कभी कभी कल्चर वाइज सोसाइटी तो डिवाइडेड होती है, पर इसी बैकग्राउंड के अंदर, इसी सोशल बैकग्राउंड पे हम देखेंगे कल्चर डेवलपमेंट इस पीरियड की कैसी थी। ठीक है, जब भी हम कल्चर की बात करते हैं समवेयर हम किस चीज को आगे ले आते हैं, रिलीजन से रिलेटेड हो जाता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर की बात करें, क्लासिकल वर्ल्ड मतलब जो ये ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीक और रोमन दोनों गॉड्स जो है उनको बहुत पूजा जाता था, और इनकी जो सोसाइटी थी पॉलीथिस्टिक थी। पॉलीथिस्टिक मतलब जब बहुत गॉड को पूजा किया जाता है, और मोनोथिस्टिक मतलब जब सिंगल गॉड पे बिलीव होता है।
तो मोनोथिस्ट इनकी जो रिलीजियस बिलीफ था वो क्या था, पॉलीथिस्टिक थी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्ट्स, डिफरेंट गॉड्स, चाहे रोमन गॉड्स हो चाहे इटालियन गॉड्स हो, उनको वर्शिप किया जाता था, जिनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जुपिटर, जूनो, मिनेर्वा, मार्स एटसेट्रा। And many of these gods and their pictures, depictions, actually you can see it on your screen as well. ठीक है? So that means Roman, Italian gods बहुत सारे हैं जो कि वर्शिप किए जाते थे in this civilization. So thousands of temples बने थे, shrines बने थे, जिनमें लोग आते थे to worship these gods. अब हमें ये पता है कि पॉलिटिस्टिक यहाँ पे आइडियोलॉजीज थी या प्रैक्टिसेस थी जो फॉलो करते थे, बट पॉलिटिस्ट हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब देमसेल्फ। हम ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये मतलब ऐसे करके इन एंड गॉड में फॉलो करता था, ये पॉलिटिस्टिक थे। एक कॉमन नेम हमने नहीं दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे रिलीजन ट्रेडिशंस भी थे एम्पायर में, जैसे जुडाइज्म थे। जुडाइज्म जो था वो मोनोलिथ था। मोनोलिथ क्या होता है, एक ही चीज की पूजा करना। लिथ मतलब वैसे आपको पता होगा, हमने पढ़ा है पैलियोलिथिक, क्रिजोलिथिक, नियोलिथिक। लिथ का क्या मतलब होता है, स्टोन। तो यहाँ पे मोनोलिथ का क्या मतलब है, लिटरली एक बड़े पीस ऑफ स्टोन को उसको रेफर करना, और उसके बेसिस पे जनरली ये लोग क्या करते थे, वर्शिप करते थे। So there was a great deal of diversity within Jewish communities. Jewish communities में बहुत ज्यादा हम बोलेंगे diversity थी in terms of culture. So हम बोलेंगे, जो हम बात करते हैं, एक और टर्म आएगा Christianization. Christianization का क्या मतलब है, the process by which Christianity spread among different groups of population and became the dominant religion. सिंपल टर्म्स में क्रिश्चियनिटी जो है, अभी तो हमने देखा है कि कॉन्स्टेंटाइन ने उसको बना दिया ऑफिशियल रिलीजन। इनिशियली वो ऐसा नहीं है कि सिंपल एक रिलीजन थी जिसको फॉलो किया जाता था। यहाँ पे बहुत सारे और रिलीजन फॉलो किए जाते थे, मेनली पॉलिथिस्टिक थी, जहाँ पे अलग अलग गॉड को वर्शिप किया जाता था। मोनोलिथ थे जुडाइस्ट। इसके अलावा एक और नई चीज जो हम बोलते हैं क्रिश्चियनाइजेशन जो है, यानी जिससे कि क्रिश्चियनिटी अलग अलग ग्रुप में स्प्रेड हुई थी और मेन रिलीजन बन गया था। ये अराउंड 4th to 5th सेंचुरीज हम देखेंगे हुआ था। बहुत स्लो प्रोसेस था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। कैसे हुआ था, इट वाज नॉट सिंपल कि सिंपली लोग फॉलो करने लग गए थे और लोग कन्वर्ट हो गए थे, नहीं, ग्रेजुअल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिश्चियनिटी इंपॉर्टेंट हो रही है, डोमिनेंट रिलीजन हो रही है तो पॉलिथिज्म हट ही गया। पॉलिथिज्म डिड नॉट डिसअपियर ओवरनाइट, स्पेशली जो वेस्टर्न साइड वाली एरियाज, क्योंकि वहां पे क्या है, जो क्रिश्चियन बिशप्स है उन्होंने दे वेज्ड अ रनिंग बैटल अगेंस्ट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट दे कंडेम मोर देन द क्रिश्चियन लेटी डिड। यानी कि एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन, हम बोलेंगे कुछ जो रिलीजियस और प्रैक्टिसेस और बिलीव्स थी जिनको कंडेम किया जाता था, ठीक है, मोर देन द क्रिश्चियन लेटी। नाउ लेटी का क्या मतलब है, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं रिलीजियस कम्युनिटी के, एज अपोज टू द प्रीस्ट एंड द क्लर्जी। यानी एक तो नॉर्मल जो रिलीजियस कम्युनिटी है और दूसरे हो गए हमारे जो प्रीस्ट और क्लर्जी है जिनके पास हाई पोजीशन है कम्युनिटी में। इनके बीच में हम बोलेंगे कुछ ना कुछ टाइप की कॉन्फ्लिक्ट चलती है। तो बाउंड्रीज बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज वर मच मोर फ्लूइड इन द 4th सेंचुरी, ठीक है। नाउ एक चीज समझ लो, यहाँ पे क्रिश्चियन बिशप्स जो है दे वर अगेंस्ट द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस which were actually somewhere that they condemn क्रिश्चियन लेटी से ज्यादा उनके जो आइडियोलॉजीज है जो क्रिश्चियन लेटी फॉलो नहीं करते थे उसके अगेंस्ट थे, और जो कुछ प्रैक्टिस जो क्रिश्चियन कॉमन पीपल या कॉमन मेंबर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी फॉलो करते थे उसके अगेंस्ट थे। तो जो हम बोलेंगे जो बाउंड्रीज है रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में वो इतनी वाटर टाइट नहीं थी, या इतनी उसमें डिमार्केशंस नहीं थे इतने ज्यादा।
बाउंड्रीज नहीं थी, लिमिटेशंस नहीं थी, बहुत फ्लूइड थे 4th सेंचुरी के अराउंड। और ये बेसिकली हुआ क्यों? क्योंकि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो कंटिन्यूअस इसके लिए ट्राई कर रहे थे। तो जो पावरफुल बिशप्स है who now led the church to rein in their followers and to enforce a more rigid set of beliefs and practices. So basically हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, एंड समवेयर वी कैन से दैट दिस वाज रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड एफर्ट्स ऑफ द रिलीजियस लीडर्स, और जो बिशप्स हैं जो अब ट्राई कर रहे थे कि जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक रिजिड सेट ऑफ बिलीव्स बनाए। क्या रिजिड सेट ऑफ बिलीव्स? कि अब आपको, अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करोगे तो आपको ये रूल्स और ये प्रैक्टिसेस क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। सो दिस वाज समवेयर हम बोलेंगे देयर वाज अ चेंज दैट वाज बीइंग विटनेस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन वी मूव ऑन टू द काइंड ऑफ अदर चेंजेस दैट वर being witnessed by these group। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो अब रोमन एम्पायर को अलग अलग जगह से क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। एंड जो हम ये अटैक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दैट इट इज ओनली फ्रॉम वन साइड और ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल। We will study in detail that this is the result of lot many people attacking the रोमन एम्पायर। इसीलिए हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर जो है इट इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस टाइम। एक तो अलग अलग ग्रुप्स करेंगे और उसके बाद हम ये भी देखेंगे देयर विल बी राइज ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, जो क्या करेंगी इस एरिया पे अपना एक्सपेंशन करके इनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न एम्पायर में से, रोमन एम्पायर में से, वेस्टर्न और ईस्टर्न एम्पायर में से अलग अलग टाइम पे हम बोलेंगे ये जो है ये एंड हुए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल डू इन टुमारोज क्लास, एंड विद दिस वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर चैप्टर in tomorrow's class. Okay, this is it for today. I suppose everything is clear. किसी को भी कोई भी doubt हो, please do not hesitate, feel free to ask. Just give this portion a reading and then come back with your doubts. Now we meet in the next